नमस्कार, मैं आशीष कुमार रोज की तरह आज भी आपके सामने उपस्थित हूँ प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन के साथ। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके और साइंस से जुड़े हर सवाल, हर कंसेप्ट को हम आपको बता पाने में सफल हो सके। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। सबसे तेज स्पीड ऑफ जो साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे तेज किस चीज में होता है? ये एसएससी सीजीएल का सवाल है जो कि 2004 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? ठीक है, तो साउंड एक ऐसा चीज है जिसको कि ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। या तो सॉलिड होना चाहिए, या तो लिक्विड होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए। कोई ना कोई चीज तो होना चाहिए जिसमें कि साउंड ट्रेवल करे। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, ये तो साउंड के बारे में एक जनरल सा कंसेप्ट हो गया। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ग्लास। क्यों सही जवाब ग्लास हो जाएगा? क्योंकि साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करता है, उससे स्लो लिक्विड में और उससे स्लो गैस में। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरा के बहुत नजदीक होता है। तो सॉलिड का पार्टिकल जब एक दूसरा के नजदीक होगा तो क्या करेगा? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में साउंड तेजी से फ्लो करेगा, क्योंकि सटा हुआ है सारा पार्टिकल्स। इसलिए साउंड सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करता है और सबसे स्लो गैस में यानी कि एयर में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और साउंड किस मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है? तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अगला सवाल, गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज ए गैस। देखिए, अब यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इस सवाल को पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि थर्मामीटर कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपको थर्मामीटर के काम करने का फंक्शन समझ में आ गया तो आपको ये सवाल का सही जवाब भी समझ में आ जाएगा। तो थर्मामीटर क्या होता है? अगर हम सबसे पहले ये सवाल पूछे तो थर्मामीटर का उपयोग किसी भी चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। जनरली हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बुखार को नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। लेकिन थर्मामीटर का उपयोग किसी भी चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो थर्मामीटर कैसा होता है? थर्मामीटर एक इस तरह का होता है, लंबा जैसा होता है। ठीक है, आगे में उसमें लीड लगा हुआ होता है, सॉरी हाँ, पारा। ठीक है, जिसको कि मरकरी बोलते हैं, मरकरी लगा हुआ होता है। मरकरी कैसे काम काम करता है? जब आप इसको हीट देते हैं, ठीक है, जब आप इसको कभी आर्म से में या मुंह में लगाते हैं थर्मामीटर को, तो उसको क्या मिलता है? हीट मिलता है। और हीट जैसे मिलता है तो मरकरी क्या करता है? एक्सपेंड करता है। कल के क्लास में हमने बताया था कि मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और टेम्परेचर से के हिसाब से बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, और टेम्परेचर इसको जैसे मिलता है तो क्या करता है? मरकरी एक्सपेंड करता है, फैलता है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलता है ये उतना दूर तक फैलता है, और जितना दूर तक ये मरकरी फैलता है उस हिसाब से हम पता करते हैं कि हमारा बॉडी कितना गर्म है। और जैसे बॉडी ज्यादा गर्म दिखता है हमको, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो 98 डिग्री फॉरेनहाइट है, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे ज्यादा जब हमारा टेम्परेचर शरीर का दिखता है तो हम लोग को लगता है कि हमें बुखार हो गया है, और उसके बाद हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो ये चीज होता है। तो हम लोग थर्मामीटर से जनरली अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और कैसे मेजर करते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंड करता है। कौन चीज एक्सपेंड करता है? एक्सपेंड करता है आपका पारा। पारा मतलब मरकरी। मरकरी एक्सपेंड करता है। तो यहां पर सवाल है कि गैस, कुछ ऐसा थर्मामीटर होता है जिसमें कि गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस कैसे काम करेगा? क्यों गैस का उपयोग करते हैं लिक्विड का उपयोग नहीं करके? तो क्योंकि गैस जो होता है वो तेजी से एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड मोर देन लिक्विड। तो कहां गैस का उपयोग करेंगे? गैस हम लोग अपने टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं करेंगे। बहुत कम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस है, लैब में रखा हुआ है, उसके टेम्परेचर को नापना है। जनरली लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। लैब में जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस समय इसका उपयोग करते हैं। तो गैस जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो हल्का भी टेम्परेचर मिलता है तो वो फैलता ज्यादा है। आपको भी पता है गैस बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए गैस ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसलिए हम लोग गैस का उपयोग करते हैं थर्मामीटर में, सेंसिटिव जहां पर हमको ज्यादा देखना पड़ता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगला सवाल, व्हेन बैरोमीटर रीडिंग डीप्स सडनली इट इज इंडिकेशन ऑफ। कल हमने बैरोमीटर के बारे में बात किया था। बैरोमीटर क्या होता है? देखिए, रोज का वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए आप लगातार वीडियो में बने रहिए। बैरोमीटर के बारे में हम बताए थे कि बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। जब बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है और उसका एकाएक उसमें गिरावट दर्ज करे, उसमें एकाएक गिर जाए, उसका जो ये नीडल होता है वो गिर जाएगा एक, ठीक है, यानी कम प्रेशर दिखाने लगे, तो ये क्या बताता है? तो सिंपल सा बात है कि धरती पर प्रेशर जो हवा का है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। जब हवा डिस्टर्ब हो जाएगा तभी तो इसका रीडिंग भी डिस्टर्ब होगा, तभी तो इसका मेजरमेंट डिस्टर्ब होगा। और हवा कब डिस्टर्ब होगा? गर्म वेदर से नहीं, शांत वेदर से नहीं, ड्राई वेदर से नहीं, स्टॉर्म से होगा। जबरदस्त तरीका का जब तूफान आ जाएगा तभी तो हवा तेज चलेगा और तब तो जाके उसका प्रेशर पर असर पड़ेगा। तो बैरोमीटर का जब रीडिंग सडनली डीप कर जाता है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉम वहां पर आ गया है और स्ट्रॉम के कारण रीडिंग डीप हो जाता है।
ठीक है। ये सीपीयू सब इंस्पेक्टर यानी कि दिल्ली दरोगा का जो बहाली था सीपीयू का, ठीक है, उसमें ये सब इंस्पेक्टर के बहाली में ये सवाल पूछा गया था 2004 में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ये भी 2004 का ही सवाल है एसआई का। तो यहां पे पूछा जा गया था कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको कि हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर से बना नहीं सकते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं बना सकते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। कोल को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। यहां से एक दो चीज और समझ लीजिए कोल के बारे में। कोल फोसियल फ्यूल्स है। कोल कैसे बनता है, पेड़ के जमीन के अंदर वर्षों लाखों सालों तक दबे रहने के कारण, एक हाई टेम्परेचर के कारण कोल का निर्माण होता है। विंड, सोलर और बायोगैस ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम फिर से बना सकते हैं और ये चलता है, ये खत्म नहीं होता। लेकिन कोयला खत्म हो सकता है और फिर दोबारा बनाने में लंबा समय लगेगा, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो सोलर एनर्जी मतलब जो एनर्जी सन से हमको मिलता है, इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। कब इसको बदला जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, सनलाइट, वाटर और क्या एक चीज लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज लेते हैं। ठीक है, तो सनलाइट जो आता है उसको केमिकल एनर्जी में बदल के फिर फूड बनाता है पेड़ पौधा, और फिर उससे अपना पेड़ पौधा अपना काम करता है। उस पर कभी और विस्तार में हम लोग कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब कोई भी चीज अगर पूरे इलाके में फैल गया तो बोलते हैं डिफ्यूज हो गया। ऑस्मोसिस आपको पता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोई चीज अगर पास कर जाता है, जैसे कि चना का फूलना, किशमिश का फूलना, ये सब किस प्रोसेस के कारण होता है, ऑस्मोसिस के कारण होता है। अच्छा, केंट में रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम कभी बना लेंगे। और ट्रांसपिरेशन कब होता है, ट्रांसपिरेशन जब पेड़ पौधा पानी को बाहर निकालता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद दो चीज बनता है, एक तो ग्लूकोज बनता है और एक बनता है पानी। पानी को पेड़ पौधा बाहर निकाल देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी एक बनता है। पानी भी बनता है, एनर्जी भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देता है, तो ऑक्सीजन को हम लोग सांस में ले लेते हैं, और जो पानी को बाहर निकालता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आपको चेक करना है तो रात में किसी पत्ता के ऊपर प्लास्टिक बांध के सो जाइए, सुबह उठ के प्लास्टिक को खोल के देखिए तो प्लास्टिक आपको पूरा भिंगा हुआ नजर आएगा, मतलब पेड़ पौधा से पानी बाहर निकला है, जिसको कि हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगला सवाल, हीट फ्रॉम द सन रिचेज टू अर्थ बाय। ठीक है, जो सन से हीट होता है वो धरती पर पहुंचता है, ये क्लास 7 का सवाल है। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है एसआई की एग्जाम 2004 में। क्या सवाल है कि जो सन से हीट आता है वो जमीन पर पहुंच जाता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है। देखिए, कल हम लोग रिफ्लेक्शन पर बात की थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी सरफेस से टकराकर जब लाइट लौट जाता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन चीजें, इस तीन प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कंडक्शन, जब सॉलिड में हीट ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, सॉलिड यानी कि लोहा है, लोहा में एक तरफ आप क्या कीजिए कि कैंडल जला दीजिए और दूसरा छोर भी लोहा का गर्म हो जाएगा, मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि हीट का क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। अच्छा, लिक्विड में, बर्तन में कभी दूध को चढ़ा दीजिए, मतलब कि बर्तन में दूध को रख दीजिए, नीचे से गर्म कीजिए, तो तब जब दूध गर्म होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और जो सन का लाइट हम लोग तक पहुंचता है, लाइट जो हम लोग तक पहुंचता है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, रेडिएशन को किसी भी मीडियम का ट्रेवल जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सन से जब लाइट जमीन पर आता है तो बीच में कुछ ऐसा भी पाथ बनता है जहां पर कि वैक्यूम है, लेकिन वहां से भी लाइट ट्रेवल करता हुआ जमीन पर पहुंच जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेडिएशन। रेडिएशन के माध्यम से सन का जो सन होता है उसका जो हीट होता है वो जमीन पर पहुंच पाता है। अगला सवाल, डेनमो। डेनमो एक डिवाइस होता है, आप लोग सब देखे होंगे डेनमो को। ये क्या करता है, तो डेनमो क्या करता है, जनरली डेनमो में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमाया जाता है सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद उससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर अपना एनर्जी पहले लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी वैसे एनर्जी को बोलते हैं जो एनर्जी बाहर से लगाया जाता है, और वो एनर्जी से वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बदलता है। ठीक है, सूर्य से जब हीट मिलता है उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, बॉल में सप्लाई डालते हैं एनर्जी का, तो वो क्या होता है, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस के थ्रू। मैग्नेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बनाते हैं जनरेटर के अंदर। ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाते हैं बैटरी के अंदर, जो निप्पो वाला बैटरी होता है उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पर भी एक वीडियो सेपरेट हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? इट इज ए गुड कंडक्टर, कंडक्टर तो लोहा भी है, तो उसका क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट इज इकोनॉमिकल, कोई मतलब नहीं है, सस्ता पड़ता है, सस्ता बहुत कुछ पड़ता है, सबका उपयोग तो नहीं कर लेंगे। मेलेबल नहीं, अच्छा मेलेबल का मतलब क्या होता है ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेलेबल क्या होता है। ये एक टर्म है आपके लिए, सब एक सवाल है कि व्हाट इज मेलेबल, इसका जो जवाब है आप कमेंट में लिखिए कि मेलेबल क्या होता है। अच्छा यहाँ पर सवाल है ऑप्शन नंबर 4, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यही इसका सही जवाब होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है कि जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, ठीक है, तो ये मेल्ट नहीं करता है इसका फिलामेंट। अगर मेल्ट कर जाएगा, हीट अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये हीट होने के साथ मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, इसलिए हम लोग टंगस्टन का उपयोग यहां पर करते हैं। अगला सवाल, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज। मैटर का जनरली बचपन में 3 स्टेज हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेज हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैटर का जनरली 5 स्टेप होता है। कौन कौन सा 5 स्टेप होता है? एक तो होता है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये भी सीजीएल 2005 का सवाल है, तो हम तो जवाब बता ही दिए आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने, याद रखिएगा। गैस और वेपर, ठीक है, गैस बहुत चीज का मिक्सचर होता है, वेपर में हम लोग जनरली पानी को गर्म करके वेपर बना देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। यहां से आपको ये 3 सवाल भी याद रखना है। डेसिबल इज ए यूनिट टू मेजर फॉर, अगला सवाल है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का ये भी सवाल है, 2005 का है ये। तो इसमें पूछा गया है आपको डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, आपको हम पहले भी बताए थे, जितना भी यूनिट है लंबाई का, आपका क्या बोलते हैं, फोर्स का, मोमेंटम का, ये सब चीज का जो यूनिट है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, डेसिबल जो है वो किस चीज का यूनिट है? डेसिबल में हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं? जी बिल्कुल, डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, साउंड के इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर का आवाज जो होता है वो हमारे कान के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक और घातक होता है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जगह पर वो लोग लिख देते हैं हर्ज। नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जब पूछा जाए तब आपको हर्ज लिखना है। हर्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट क्या है? डेसिबल, यानी साउंड कितना लाउड है, इस चीज का हम पता किस चीज से करते हैं कि साउंड कितना डेसिबल का है। बोलते हैं ना 1 मीटर 2 मीटर, तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, तो साउंड को डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सवाल था जिसे हमने आज आपके लिए लाया। आगे वीडियो में हम और भी सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में आप जरूर अपना सुझाव दें, आपके सुझाव को हम जरूर अपने वीडियो में शामिल करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो से एक भरपूर लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।